अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2015 का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का जो पेपर है उसका बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। विच डिजीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब इन्होंने बताया कि मेमोरी लॉस। तो इन चारों में से वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस होता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया जो है वो एल्जाइमर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर भी यही है कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोगों को भूलने की बीमारी होती है उनमें से ज़्यादातर के अंदर जो कॉज होता है, जो वजह होती है, वो अल्जाइमर्स होता है। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अल्जाइमर्स है क्या। तो अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है, ये ओल्डर लोगों के अंदर होती है, अराउंड 60 to 65 ईयर्स की एज के अंदर होती है। ये यंग लोगों के अंदर नहीं देखी जाती। इसमें होता यह है कि दो एरियाज़ जो हैं उनके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं। एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स आपका सबसे हायर रीजन होता है जहाँ से सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। जितने भी काम आप होशो हवास में करते हैं सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। और दूसरा एक हिस्सा होता है ब्रेन का जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस। जो एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हिपोकैम्पस, ये हिपोकैम्पस वो एरिया है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसे स्टोर करता है। यानी जितनी भी बातें ऐसी हैं जो हमें काफ़ी वक्त तक याद रहती हैं, जैसे कि हमारा नाम है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनका नाम है, उनकी शक्लें हैं, हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं। सो ये सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस में जाती है। तो जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसके अंदर ये दोनों एरियाज़ बहुत सीवियरली डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसे आप कहते हैं डिमेंशिया या मेमोरी लॉस। अच्छा, इस डिज़ीज़ के अंदर और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेशेंट को आती हैं। इनिशियली उसे लगता है कि वो कुछ भूलने लगा है, उसे एहसास होता है कि हाँ उसे चीज़ें जो है वो याद नहीं रह रही। उसके बाद जो है जब ये ज़्यादा प्रोग्रेस होता है तो वो अपना एड्रेस भूल जाता है, भटक जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर स्टेजेस जब होते हैं तो फाइनल स्टेजेस के अंदर पेशेंट जो है उसे हेलुसिनेशंस होती हैं, उसे डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशन कहते हैं उसे चीज़ें नज़र आने लगती है, सुनाई देने लगती है जिनका कोई वजूद नहीं होता। डिल्यूजन कहते हैं कि एक फॉल्स आइडिया जो है, एक गलत आइडिया जो है उसके माइंड में बैठ जाता है, जैसे कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो ये अल्जाइमर्स के अंदर होता है। पार्किंसंस जो है ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है। पार्किंसंस के अंदर बेसिकली होता ये है कि ट्रेमर्स स्टार्ट होते हैं। ट्रेमर्स कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट को। और ये जो ट्रेमर्स हैं ये पहले एक हाथ में या एक पैर में स्टार्ट होते हैं, एक साइड पे बॉडी के स्टार्ट होते हैं, फिर ये दोनों पार्ट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ये रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, यानी जब पेशेंट कोई काम करता है हाथ से तो फिर उस वक्त हाथ नहीं कँपकँपाता, लेकिन जब वो हाथ से काम करना बंद कर देता है यानी रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त हाथ जो है इसका कँपकँपाता है। और इसे पिल रोलिंग कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई गोली जो है वो उसे घुमा रहा है अपने हाथ के अंदर। तो ये देखा जाता है इसके अंदर। होता क्या है इसमें, अल्जाइमर डिजीज़ जो है उसका एक्चुअल कॉज तो अभी तक नहीं पता, बट पार्किंसंस के अंदर ये होता है कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। उस बेसल गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वो प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है डोपामीन। तो ये जो डोपामीन है इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो ख़ुद ब खुद काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेमर्स आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है ये प्रिकर्सर है, ये दिया जाता है, ये बॉडी के अंदर जब जाता है तो बॉडी उसे कन्वर्ट कर देती है डोपामीन के अंदर। तो ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है। इसके अलावा जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनका जो पॉस्चर होता है, पॉस्चर का मतलब जिस अंदाज में हम खड़े होते हैं, उनका पॉस्चर जो है वो चेंज होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। स्लो उनके जो है वो छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं वो। इसके अलावा उनका जो फेस होता है वो मास्क लाइक होता है, यानी ऐसा लगता है कि उन्हें उनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पार्किंसन के पेशेंट में देखी जाती हैं। एपिलेप्सी की अगर हम बात करें, ये भी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। एपिलेप्सी के अंदर ब्रेन में किसी पार्ट में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं, झटके लगते हैं। बार बार के झटके लगने को जो है वो एपिलेप्सी कहा जाता है। एक बार अगर किसी को झटके लगें तो वो एपिलेप्सी नहीं होता। अगर किसी को रिकरेंट सीजर्स हैं, बार बार झटके लग रहे हैं, इसका मतलब उसे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी के अंदर जो सीजर्स होते हैं वो जनरलाइज भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं, और लोकलाइज भी। किसी एक पार्ट के अंदर झटके लग रहे हैं, हाथ में, पैर में, या फेस के पार्ट के अंदर, या पूरी बॉडी के अंदर, जिसमें बंदा जो है वो गिर जाता है और मछली की तरह तड़पने लगता है, जिसे मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। तो ये जो एपिलेप्सी होती है इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, ये थोड़ी देर में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कोई जूता सुंघाता है, कोई मोज़ा सुंघाता है, कोई पानी डालता है, कोई डंडे मारता है। आप कुछ भी कर लें, थोड़ी देर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खुद ब खुद रुक जाएगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा।
अच्छा, इसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लेटा देना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, बेसिकली एपिलेप्सी के अंदर होता ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस भेज रहे होते हैं मसल्स को, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जो पेट के मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टमक के अंदर जो भी मटीरियल है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ आके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है, जिसकी वजह से लंग्स डैमेज होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे लेटा देंगे तो वो जितना भी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो वो लंग्स में नहीं जाएगा। सिमिलरली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो चबाने वाले मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जो हमारे जबड़े को मूव कराते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चांस होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी ज़बान दांतों में आ जाएगी। तो करते ये हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी सी हो, यानी जिसे आप हाथ से पकड़ सकें, हाथ नहीं दे दिएगा, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप हाथ से पकड़ सकें। यूजुअली बेल्ट जो है वो लगाते हैं मुंह में, ताकि वो ज़बान ना चबा ले अपने। बाकी ये है कि खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर के अंदर। फिर इसकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, या एंटी कन्वल्सन ड्रग्स कहते हैं, वो कंट्रोल करती हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। बाकी अगर रीज़न देखते हैं कि अगर कोई वो है, कोई ट्यूमर वगैरह पड़ा हुआ है या कोई चीज़ ब्रेन के अंदर पड़ी हुई है, तो फिर उसके लिए सर्जरी की जाती है। तो ये हो गई। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ जो है ये, अच्छा, ये तीनों डिजीज़ जो हैं ये एक ही चैप्टर से रिलेटेड थी, चैप्टर नहीं सॉरी एक ही टॉपिक से, नर्वस सिस्टम से। ये उसी चैप्टर के हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड है। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर होता यह है कि आपके थायराइड ग्लैंड जो है, जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड नेक के अंदर मौजूद होता है, इसके हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, T3 और T4। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड के हार्मोन्स का बढ़ जाना। जब भी थायराइड हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो चूंकि थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आप जिस रूम में बैठे हैं आपको कोई गर्मी नहीं लग रही, लेकिन उस पेशेंट को गर्मी लगेगी। इसके अलावा जब ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर बॉडी जो है वो उसे कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग स्टार्ट कर देगी। फिर इसके अलावा इनके मसल्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर भी ट्रेमर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनके हाथ कँपा रहे होते हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनके अंदर देखने को मिलती हैं। इनको डायरिया भी हो सकता है। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड के हार्मोन ज़्यादा होना। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन उसमें एक टाइप का हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो मिलती हैं, इसके अलावा एक ख़ास बात इसके अंदर मिलती है, वो है एक्सोप्थैलेमोस। एक्सोप्थैलेमोस क्या होता है? पेशेंट की जो आई बॉल्स है ना, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, ऐसा लगता है पेशेंट जो है वो घूर रहा है। मैं दिखाता हूँ एक्सोप्थैलेमोस कैसा दिखता है। तो ये कंडीशन है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्थैलेमोस। इसके अंदर ऐसा लगता है कि पेशेंट की आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, या वो जो है वो घूर रहा है। तो ये हर हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं होता। हर पेशेंट जिसके अंदर थायराइड के हार्मोन ज़्यादा होंगे, हर किसी के अंदर ये वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सिर्फ वो हाइपरथायरॉयडिज्म जो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर होता है, उसके अंदर आपको ये अलामत जो है वो नज़र आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड एट साइनैप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो चीज़ों को मिलाकर कहा जाता है, एक ब्रेन को और एक स्पाइनल कॉर्ड को। तो और साइनैप्स किसे कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैसेज अगर इस डायरेक्शन से आ रहा था तो ये जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से अगला न्यूरॉन स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज़ द अदर न्यूरॉन, और ये इसका पार्ट और इसका पार्ट मिल रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, ये साइनैप्स है। अब ये जो साइनैप्स हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी बनते हैं और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी बनते हैं। तो ये सवाल सिंपल से पूछ रहे हैं कि भाई वो साइनैप्स जो नर्वस सिस्टम के बाहर बनेगा वहाँ पर कौन सा केमिकल रिलीज़ होगा। देखिए, जब भी साइनैप्स बनता है ना, तो यहाँ से जो मैसेज आ रहा होता है वो अगले न्यूरॉन तक कैसे जाता है। बेसिकली ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊँ, ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कुछ बैग्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल होता है, जिसे आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बैग्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो अगला न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है,
ठीक है, ये इसका पार्ट है, ये डेंड्राइट है अगले न्यूरॉन का। इसके ऊपर इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर लगे होते हैं। तो जैसे ही मैसेज एंड तक पहुंचता है ये बैग जाकर फ्यूज़ हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है, ठीक है, और ये जाकर बैठता है इन रिसेप्टर्स के ऊपर और इस तरह से इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन के पास जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो किसकी मदद से हो रहे हैं, कहाँ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, तो वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ये मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहा है नर्वस सिस्टम से बाहर। तो देखिए पहली बात तो इन दो को हम कैंसिल कर देते हैं। पॉलीपेप्टाइड ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है और एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड तो अमाइनो एसिड की चेन को कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स हैं, ये आते हैं एड्रिनल ग्लैंड से जो किडनी के ऊपर होता है। तो ये दोनों आंसर नहीं है। बाकी दोनों जो हैं ये बिल्कुल हार्मोन्स है। डोपामीन भी हार्मोन है और एसिटाइलकोलिन भी हार्मोन है। डोपामीन अभी आप पीछे पढ़ कर आए हैं। डोपामीन जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन का वो पार्ट जिसे आपने कहा बेसल गैंग्लिया, वहाँ के न्यूरॉन्स जो हैं वो डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं और अगर डोपामीन की कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है जिसको हम पढ़ कर आए हैं पार्किंसन। तो इससे मुझे ये तो पता लग गया कि डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी ब्रेन के अंदर। तो चांसेस है कि ये नहीं होगा। बच गया एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हर मसल के ऊपर रिलीज़ होता है। देखें एक तो कनेक्शन है न्यूरॉन का न्यूरॉन के दरमियान जिसे आप कहते हैं साइनैप्स, और एक कनेक्शन है न्यूरॉन का मसल के ऊपर। ये मसल की मेम्ब्रेन है। तो न्यूरॉन जो है, क्योंकि जाहिर है आपके मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले उसके पास मैसेज आएगा नर्वस सिस्टम से। तो न्यूरॉन मसल को जब मैसेज देता है तो यहाँ पर भी यही होता है। ये कुछ बैग्स हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। जैसे ही मैसेज एंड तक पहुँचता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा और यहाँ पर इसके रिसेप्टर लगे होंगे। तो ये मसल की मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर हैं ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपके जितने भी मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तरह का हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी रिलैक्स स्टेट में काम कर रहा है। जैसे कि अभी मैं रिलैक्स हूँ तो मेरा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल है, मेरा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। अगर मुझ पर कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल अभी अर्थक्वेक आने लगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है वो रुक जाएगा। तो क्यों? क्योंकि मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये भी वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, और ये चूँकि नर्वस सिस्टम से बाहर है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो एसिटाइलकोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आउटसाइड द नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। Now conduction of action potential from one node of Ranvier to another in myelinated neuron is through। अच्छा देखिए भाई, ये हमारे पास एक अदद न्यूरॉन है। ठीक है, ये सिंपल सा न्यूरॉन है। अब आपको पता है कि ये सेंट्रल पार्ट जो होता है ये सोमा होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी। इससे ये एक तरफ छोटे छोटे प्रोसेस निकल रहे हैं और एक तरफ ये बड़ा वाला प्रोसेस निकल रहा है। ठीक है, इनमें से एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। कैसे पता लगता है भाई हमें कि कौन सा डेंड्राइट है और कौन सा एक्सॉन है? तो साइज से नहीं पता लगता, हमें पता लगता है मैसेज से। अगर मैसेज इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सेल बॉडी की तरफ लाने वाला हिस्सा जो होता है वो डेंड्राइट होता है और सेल बॉडी से मैसेज ले जाने वाला जो हिस्सा होता है वो एक्सॉन होता है। अगर मैसेज की डायरेक्शन ये होगी तो ये डेंड्राइट होगा और ये एक्सॉन बन जाएगा। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो नेकेड होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कपड़े नहीं होते, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कपड़े वाले होते हैं। वो कपड़ा जो है वो कहलाता है माइलिन शीट और वो कपड़ा छोटे छोटे पीसेस में होता है। तो ये छोटा सा कपड़ा आ गया, ठीक है, ये छोटा सा कपड़ा आ गया। दीज आर नोन एज माइलिन शीट। ये माइलिन शीट ना, इनके 2-3 फंक्शंस हैं जिसमें एक फंक्शन है इंसुलेशन का। इंसुलेशन का मतलब है कि यहाँ से मैसेज बाहर नहीं जा सकता। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ से मैसेज आगे पीछे नहीं जा सकता। तो बीच में जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कपड़ा नहीं है, जहाँ से ये नेकेड है, ये एरियाज़ कहलाते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। तो जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो इन नोड ऑफ रेनवियर से होता है। यहाँ से जो मैसेज गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैसेज जाएगा, फिर यहाँ से मैसेज जाएगा, फिर यहाँ से मैसेज जाएगा। मैसेज कैसे जाता है ये मैं चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो वो यहाँ से नहीं हो सकता। ठीक है, नोड ऑफ
रेनवीयर वो पॉइंट है जहाँ से होता है। तो इस टाइप की कंडक्शन जो है ये कहलाती है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जो कंडक्शन है जो नोड ऑफ रेनवीयर के थ्रू हो रही है ये कहलाती है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ऐसा लग रहा है कि मैसेज जो है वो जंप कर रहा है एक नोड ऑफ रेनवीयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवीयर की तरफ। और ये वाली जो कंडक्शन है ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है, वो डिफ्यूज़ नहीं हो रहा होता, वो फैल नहीं रहा होता क्योंकि जाने की जगह ही नहीं होती। तो मैंने तो नोड ऑफ रेनवीयर बहुत ज़्यादा मोटे बनाए हैं, ये बहुत बारीक पॉइंट होते हैं, सिर्फ यहाँ से मैसेज एंटर होता है और इस तरह से बहुत फास्ट कंडक्शन होती है। ये टाइप कंडक्शन की कहलाती है सॉल्टेटरी कंडक्शन। बाकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन क्या है? तो भाई जब न्यूरॉन के थ्रू कोई मैसेज नहीं जा रहा होता उस वक्त जो वोल्टेज होता है उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा ये -65 मिली वोल्ट होता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रोड लगाकर देखें एक ऐसे न्यूरॉन पर जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो ये आपको मिलता है -65 मिली वोल्ट। उसके बाद जब उसके अंदर उसको कोई मैसेज मिलता है, फॉर एग्जांपल आप टच कर दें या टेस्ट रिसेप्टर है तो उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें, केमिकल रख दें, तो जैसे ही उसे मैसेज मिलेगा वो स्टिमुलेट होगा तो उसका ये जो वोल्टेज है चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा +40 तक। ये प्रोसेस कहलाता है डीपोलराइजेशन। उसके बाद ये दोबारा वापस आ जाएगा -65 पे, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के नर्व इम्पल्स के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाइपरपोलराइजेशन जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर होता ये है कि बहुत सारे नेगेटिव आयन जो है ना वो भर जाते हैं न्यूरॉन के अंदर। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन भर जाएंगे न्यूरॉन के अंदर तो न्यूरॉन जो है वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। दिस इज़ नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। ये भी नर्व इम्पल्स से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इन्होंने बता दिया ये एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम है। इसमें जो एक्स है वो क्या डिपिक्ट करता है, वो क्या शो करता है, ये एक्स है। तो देखें यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, -100 जो है ये वो वोल्टेज है कि जब न्यूरॉन जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो दिस इज़ नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जो रेस्ट के अंदर आपको मिलता है वोल्टेज वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। अब अभी आप कुछ खा नहीं रहे तो आपको किसी चीज़ का टेस्ट महसूस नहीं हो रहा क्योंकि आपके टेस्ट रिसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे। जैसे ही आप कोई चीज़ अपनी ज़बान के ऊपर रखेंगे वैसे ही आपके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो इसे डिटेक्ट करेंगे और वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और उनमें चेंज आना शुरू होगा। तो वो चेंज जो है वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसके 2 फेजेस होते हैं, इस एक्शन पोटेंशियल के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होगा, जैसे ही चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल ये आपका टेस्ट रिसेप्टर है, टेस्ट न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन है जो टेस्ट लेकर जाने वाला है। अभी इस कंडीशन के अंदर ये रेस्ट में था। ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन है और ये एक्शन पोटेंशियल है। तो होगा क्या, इस न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज़्यादा है और इस न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, और दरवाजे अभी बंद है। जैसे ही इसे मैसेज मिलेगा ना तो सोडियम जो है ये अंदर आना शुरू हो जाएगा, सोडियम के दरवाजे खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम अभी अंदर ही है, सोडियम अंदर आता रहेगा। तो देखें ये जो मेम्ब्रेन थी ना ये पहले बाहर से थी पॉजिटिव और अंदर से थी नेगेटिव। कैसे होती है, क्यों होती है, ये मैं नर्व इम्पल्स में एक्सप्लेन करूँगा। और इसका जो वोल्टेज है -100 ये अंदर की तरफ से है। अब जब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर आप एक पॉजिटिव चीज़ ऐड कर रहे हैं तो अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कम होती जाएगी। तो अगर सपोज 10 सोडियम आ गए तो ये -100 से चला गया -90 और 10 सोडियम आ गया तो ये -80 पे चला गया। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जा रहा है अंदर पॉजिटिविटी होती जा रही है तो अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर से चूंकि आप सोडियम हटा रहे हैं, सोडियम एक पॉजिटिव आयन होता है तो बाहर नेगेटिविटी फैल जाएगी। ठीक है, चूंकि पोल्स चेंज हो गए, पहले बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव था अंदर वाला नेगेटिव, अब बाहर वाला नेगेटिव हो गया अंदर वाला पॉजिटिव, ये स्टेप कहलाता है डीपोलराइजेशन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, दिस इज एक्चुअली डीपोलराइजेशन। माइनस से जो चार्ज है वो जा रहा है किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो एक वक्त आएगा कि सोडियम का अंदर आना बंद हो जाएगा, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो अंदर का पोटेशियम है ये बाहर जाना शुरू करेगा। ठीक है, ये अंदर का पोटेशियम जो है ये बाहर जाना शुरू करेगा। अब देखिए अंदर से आप एक पॉजिटिव चीज़ हटा रहे हैं तो अंदर का चार्ज दोबारा से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर आप एक पॉजिटिव चीज़ ऐड कर रहे हैं, आपने बाहर पोटेशियम ऐड कर दिया तो बाहर का एनवायरनमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। ये कंडीशन दोबारा पहले जैसी हो गई, पोल्स दोबारा से वैसे ही हो गए, दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो आपको नज़र आ रही है कि ये वापस अपनी तरफ जा रहा है
दिस इज नोन एज रिपोलराइजेशन। तो इन्होंने एक्स के बारे में पूछा है, तो ये वाला जो ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ है ये शो कर रहा है डिपोलराइजेशन को। अगर ये इसको वाई कह दें और वाई के बारे में पूछें तो वाई शो कर रहा है किसे, रिपोलराइजेशन को, ठीक है। नाउ इन ह्यूमन टेस्टिस विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। तो पहले मैं बेसिक से स्ट्रक्चर बना दूं। ये हमारे पास एक अदर टेस्टिस है, ठीक है, और ये दूसरा टेस्टिस है। ये होते हैं एक पाउच के अंदर, ठीक है, उस पाउच को नाम दिया जाता है स्क्रॉटम का, ठीक है, ये पाउच है और यहाँ से ये पीनस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो टेस्टिस हैं, ठीक है, इनके अंदर बनते हैं स्पर्म्स। अगर एक टेस्टिस को कट करके देखा जाए तो इसके अंदर इस तरह से पार्टीशंस बने होते हैं और इन पार्टीशंस के अंदर यहाँ पे मौजूद होती हैं ट्यूब्स विच आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर बनते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स बनने के बाद चले जाते हैं इसके बिल्कुल साथ लगी हुई होती है एक अदद कॉइल ट्यूब, दिस इज द कॉइल ट्यूब, ये कहलाती है एपिरिडाइमिस। एपिरिडाइमिस के अंदर बेसिकली स्पर्म्स जाते हैं मैच्योर होने के लिए और स्टोर होने के लिए। उसके बाद एक अदर ट्यूब निकलती है इससे, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को, ये कहलाती है वास डिफरेंस, या ये यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वाजा इफ्रेंशिया। तो टेस्टिस का काम है, ये टेस्टिस है, इनका काम है स्पर्म बनाना। एपिडिडाइमिस का काम है स्टोर करना और मैच्योर करना, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना जो जिम्मेदारी होती है वो इस ट्यूब की और इस ट्यूब की होती है, विच इज़ नोन एज वाजा इफ्रेंशिया, ठीक है। तो ये बुक की डायग्राम है, इसके अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगी। ये जो कॉइल ट्यूब नज़र आ रही है छोटी सी, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस, और उसके बाद ये जो बड़ी वाली ट्यूब नज़र आ रही है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है, दिस इज नोन एज स्पर्म डक्ट, या इसका नाम होता है वाजा इफ्रेंशिया या वास डिफरेंस। इसका काम होता है स्पर्म्स को यहाँ से लेना, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना टू द यूरिथ्रा ताकि वो आगे जा सकें बॉडी से बाहर। ओके, सेमिनल वेसिकल क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट क्या है, ये हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये बेसिक सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये ट्यूब जो है नीचे ये वेजाइना है, यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये आगे जाके बड़ी हो जाती है, दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज़ ऑल्सो द फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ओवरीज है, ठीक है। ओवरीज का काम होता है ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओवम जब बन जाता है तो वो बनने के बाद आता है इस ट्यूब के अंदर जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है इस ओवम को यहाँ से लेना और ट्रांसफ़र करना इस ऑर्गन तक जिसका नाम है यूट्रस। अच्छा, अब यहाँ से जो ओवम आता है वो हैप्लॉइड होता है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ से वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू आता है स्पर्म, ठीक है। फीमेल अगर मैरिड है या फीमेल अनमैरिड भी है लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट है तो यहाँ से स्पर्म आएगा। तो स्पर्म ट्रैवल करता है दोनों तरफ, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं वो इस ट्यूब के अंदर मिलते हैं, तो इस ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस ट्यूब का एक काम तो ये है कि ओवम को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना ओवरी से लेकर यूट्रस तक। दूसरा काम इसका ये है कि यही वो एरिया है, यही वो पार्ट है कि जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्पर्म और ओवम के मिलने को। सो दिस ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड भी यहीं होना शुरू हो जाता है। जाइगोट एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 8 सेल, जिसे आप कहते हैं क्लीवेज। उसके बाद मारोला भी बन जाता है और उसके बाद ब्लास्टुला भी बन जाता है, और फिर ब्लास्टुला आकर अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये ट्यूब जो है दिस इज नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। यूट्रस किस काम आता है? यूट्रस काम आता है बेबी की डेवलपमेंट की। 9 महीने तक जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस के अंदर होती है। प्लेसेंटा क्या है? जहाँ पर बेबी अटैच होता है वहाँ पर इस तरह का पाई शेप स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन होता है। जितनी भी चीज़ें मदर की बॉडी से ट्रांसफ़र होकर आती हैं बेबी की बॉडी में वो प्लेसेंटा के थ्रू आती हैं, और बेबी की बॉडी से जो वेस्ट मटीरियल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में चला जाता है। वेजाइना वो पार्ट है जो लोअर पार्ट है सबसे, इसका काम होता है रिसीव करना स्पर्म्स को। ये कॉपुलेशन के काम आता है, मीटिंग के काम आता है। ये बुक की डायग्राम है।
दिस पार्ट इज वेजाइना, ठीक है, ये मस्कुलर ट्यूब है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स के काम आती है। ये जो नेक नज़र आ रही है दिस इज नोन एज सर्विक्स। उसके बाद ये यूट्रस की कैविटी है, यहाँ से काटा हुआ है, ये इस तरफ का नहीं दिखाया हुआ। दिस इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब या इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और ये ओवरीज हैं। ओके, फीमेल्स के अंदर FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है ओवरी को टू प्रोड्यूस व्हाट। अच्छा, अब FSH जो है ये आता है एक तरह के ग्लैंड से। ये अगर ब्रेन है तो ब्रेन के बेस पे इस तरह का एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। दिस इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये अगला हिस्सा है एंटीरियर लोब, ये पिछला हिस्सा है विच इज़ नोन एज पोस्टीरियर लोब। तो ये जो FSH है ये एंटीरियर लोब से आता है। FSH का काम क्या है? FSH रिलीज होना शुरू होता है हाई लेवल्स के अंदर प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी वो स्टेज होता है कि जिसके ऊपर मेल और फीमेल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये जो FSH है ये ओवरी के पास जाता है। दिस इज दी ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पैदाइश से मौजूद होते हैं छोटे से, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल FSH जाता है और इनमें से कुछ को 4-5 को हर महीने कन्वर्ट करवाना शुरू करता है, मैच्योर करवाना शुरू करता है बड़े स्ट्रक्चर के अंदर। ये बड़ा स्ट्रक्चर कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज ओवम, और ये बाकी फ्लूइड वगैरह होता है और लेयर होती है सेल्स की। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल को मैच्योर करवाना है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये काम होता है FSH का। मैंने बताया ये एक में नहीं होता, 4-5 जो हैं वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, लेकिन उन 4-5 में से बाकी जो हैं वो डीजनरेट हो जाता है। एक जो है फाइनली वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डीजनरेट हो रहे होते हैं ये प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं एक अदद हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो FSH जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। ओवरी में किसको? ये जो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स हैं इनके अंदर सेल्स होते हैं और इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। अच्छा, ये जो ईस्ट्रोजन है इसका फंक्शन क्या है? ये ईस्ट्रोजन जाता है यूट्रस के पास और यूट्रस को तैयार करना शुरू करता है। यूट्रस वही ऑर्गन है जिसमें बेबी की डेवलपमेंट होनी है, तो ये ईस्ट्रोजन जाता है यूट्रस के पास, उसे तैयार करता है कि वो इस काबिल हो जाए कि अगर स्पर्म आता है और जाइगोट बनता है तो बेबी की डेवलपमेंट के काबिल हो जाए। तो वहाँ की ब्लड वेसल्स का साइज़ जो है या नंबर जो है वो इंक्रीज़ करवाता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट और बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ, ये जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, बाकी हार्मोन्स क्या हैं भाई? तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आता है पिछले पार्ट से, पोस्टीरियर लोब से। इसका काम क्या होता है? फीमेल के अंदर जब बर्थ हो जाती है तो जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ होता है, जब बेबी सक करता है मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर, तो मिल्क को रिलीज़ करवाना ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। इसके अलावा जब बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है 9 महीने यूट्रस के अंदर, तो अब वक्त है पैदाइश का। तो पैदाइश के लिए यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। ये जो यूट्रस है इसके अंदर ये जो मसल्स मौजूद हैं, ये वाली लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम। इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना ताकि बेबी पुश हो और बॉडी से बाहर आए, ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये जो आप ग्राफियन फॉलिकल देख रहे हैं, जब ये बन जाएगा तो ये रप्चर होगा, ठीक है। इसमें से ओवम बाहर आएगा, ये ओवम बाहर आ गया। जब ओवम बाहर आ जाएगा तो बाकी जितना भी मटेरियल बच गया है, ये ओवम बाहर चला गया। अब बाकी जितना भी मटेरियल बच गया है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह के मास में, जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पस लूटियम का। ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करना शुरू करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन वो तमाम चेंजेस जो यूट्रस के अंदर आए थे उन्हें बरकरार रखता है। कब तक बरकरार रखता है? जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर स्पर्म नहीं आता तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगता है। जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है तो जो भी चेंजेस होते हैं वो मेंटेन नहीं रह पाते और फीमेल को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे मेंसेस कहा जाता है या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या पीरियड्स कहा जाता है। तो वो लो लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल। ओके, सिफिलिस हमें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये पूछ रहे हैं किससे होती है? तो देखिए सिफिलिस जो है ये एक स्पायरोकीट से होती है।
स्पायरोकीट इस तरह का स्पायरली कॉइल्ड बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलाइडम। ये जो ट्रिपोनीमा पैलाइडम है ये सिफिलिस कॉज करता है। सिफिलिस के अंदर होता क्या है, एक तो सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज नहीं करती, एक तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ज़ख्म कॉज करेगी, इसके अलावा ये डैमेज करती है सिफिलिस के अंदर डैमेज होता है नर्वस सिस्टम। ये जाके बैक्टीरिया जाके स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम डैमेज होता है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट जो है ना पेशेंट्स का वो भी डैमेज होता है। तो सिफिलिस जो है ये मल्टी सिस्टम मल्टीपल सिस्टम जो है उन्हें अफेक्ट करती है, ये बात आपने याद रखनी है सिफिलिस के बारे में। HIV जो है ये वो वायरस है जो एड्स कॉज करता है, एड्स के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। एड्स जो है उसके अंदर पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शन इनके अंदर बहुत बड़े हो जाते हैं। निमोनिया है, TB है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, बहुत और ठीक भी नहीं होते क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके अलावा इनके अंदर एक तरह का कैंसर देखने को मिलता है जिसे कापोसी सार्कोमा कहते हैं। बाकी वेट लॉस है, फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया, मुसलसल डायरिया इनके अंदर होता है जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। निसीरिया गोनोरिया जो है ये बीमारी कॉज करता है जिसे गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो डैमेज होता है जिसकी वजह से पस डिस्चार्ज होता है। तो मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी पस डिस्चार्ज होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है। मेल के अंदर चूँकि एक ही रास्ता है जिससे यूरिन भी आता है और वही रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी है, तो अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक डैमेज होगा तो यूरिन के अंदर यूरिन पास करने में जलन होती है, पेशाब करने में जलन होती है, बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर फीमेल के अंदर ये ट्रीट ना किया जाए तो ये बढ़ता चला जाता है। ये वजाइना से जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से जाएगा यूट्रस में और यूट्रस से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और ये फैलोपियन ट्यूब को चिपका देता है। जब फैलोपियन ट्यूब चिपक जाएगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको निसेरिया गोनोरिया जिन्हें हो फीमेल्स को वो ट्रीट करवाएं इसे। बाकी ये टाइप 2 वायरस जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है। हर्पीस सिम्प्लेक्स की टाइप 1 जो होती है वो मुंह के अराउंड छाले कॉज करती है और हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 जो होती है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी के बाहर होता है उसके अराउंड छाले जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जख्म कॉज करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ जो है वो खुद मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, ठीक है। ये वो फेज़ होता है, ये तब स्टार्ट होता है जब फीमेल को फर्स्ट डे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये पहला दिन होता है साइकिल का, तो ये फर्स्ट डे से ये जाता है 5th डे तक, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, इसके अंदर मेंसेस होते हैं जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। जितने भी चेंजेस यूट्रस के अंदर आए थे, चूँकि स्पर्म नहीं आया, जाइगोट नहीं बना, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो वो तमाम चेंजेस ज़ाया हो जाते हैं और वक्फे वक्फे से फीमेल की बॉडी से जो है वो बाहर आ जाता है। 5 दिन के बाद 6ठे दिन से जो है वो 12वें दिन तक जो है वो जाता है फॉलिकुलर फेज़, ठीक है, जिसको यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज़ कहा गया है। ये वाला फेज़ जो है इसे फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर वो हार्मोन होता है जिसे कहा गया था FSH। ये क्या करवाता है, वो जो प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं इमैच्योर से उन्हें मैच्योर करना स्टार्ट करता है, जिनमें से कोई एक मैच्योर हो जाता है। इसके बाद 13वें दिन से लेकर 15वें दिन तक ये फेज़ कहलाता है ओव्यूलेटरी फेज़ या ओव्यूलेशन फेज़। इसमें होता ये है कि एक हार्मोन आता है जिसका नाम है LH, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ये क्या करता है, ये ओवरी है और ये ग्राफियन फॉलिकल है, इन दोनों को रप्चर करवाता है और ओवम को बाहर निकलवाता है। ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जो है ये होती है ओव्यूलेशन फेज़ के अंदर, ठीक है। और इसके बाद 16th डे से लेकर 28th डे, क्योंकि एवरेज 28 डे की साइकिल होती है, ये फेज़ कहलाता है लूटियल फेज़ या इसे सीक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। मैंने बताया था इसके अंदर होता ये है कि जब ये ओवम बाहर निकल जाएगा तो ये बाकी मटेरियल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम के अंदर। और ये जो कॉर्पस लूटियम है इससे प्रोड्यूस होता है हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये यूट्रस को तैयार भी करता है और फिर उस तैयारी को बरकरार भी रखता है। तो इसी फेज़ के अंदर ये जो लूटियल फेज़ है या ये जो सीक्रेटरी फेज़ है, इसी फेज़ के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर तैयार करते हैं यूट्रस को कि वो इस काबिल हो जाए कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट बने या जो ब्लास्टुला बने वो जाकर क्या हो सके, वो जाकर इम्प्लांट हो सके, यूट्रस की वॉल में अपने आप को अटैच कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सीक्रेटरी फेज़ के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिलकर यूट्रस को तैयार करते हैं।
ओके, द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल एंड थोरैसिक वर्टिब्रे, अच्छा वर्टिब्रेट नहीं है, ये वर्टिब्री है, इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। तो देखिए हमारे पास जो नंबर होता है टोटल ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो पीसेस होते हैं, एक एक पीस वर्टिब्री जिसे कहते हैं, वो होता है 33। तो 33 के अंदर हमारे पास डिविजन्स होती हैं। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। जो गर्दन के अंदर शुरू की 7 वर्टिब्रीज होती हैं ये कहलाती हैं सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद 8वीं से लेकर जो अगली 12 वर्टिब्रीज होती हैं ये चूंकि थॉरैक्स के अंदर होती हैं, चेस्ट रीजन में होती हैं, पीछे बैक में, तो ये थोरैसिक वर्टिब्रीज कहलाती हैं। ये 12 होती हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें से हर एक से एक अदद पसली, एक अदद रिब इस तरफ निकलती है और एक अदद रिब इस तरफ निकलती है। यही वजह है कि आपके पास जो रिब्स होती हैं उसकी भी 12 जोड़ियाँ होती हैं। 12 जोड़ियों का मतलब वो 24 होती हैं, 12 राइट साइड पे और 12 लेफ्ट साइड पे, तो वो इन्हीं वर्टिब्री से निकलती हैं। थोरैसिक के बाद वाली जो 5 होती हैं वो लंबर वर्टिब्री कहलाती हैं, ठीक है, ये लंबर वर्टिब्री हैं। उसके बाद जो 5 होती हैं वो कहलाती हैं सेक्रल वर्टिब्रीज, ये आपस में फ्यूज होती हैं 5। और उसके बाद जो 4 होती हैं वो कहलाती हैं कॉक्सीजियल वर्टिब्री या कॉक्सिक्स कहलाती हैं। ये 4 वर्टिब्री मिलकर एक हो जाती हैं एडल्ट के अंदर। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि सर्वाइकल और थोरैसिक ये दोनों मिलाकर पूछा है, तो 7 सर्वाइकल हो गई और 12 जो है वो थोरैसिक हो गई, तो 7 और 12 मिलके बनते हैं 19। तो करेक्ट आंसर इज 19। ओके, अ सार्कोमेयर इज द रीजन ऑफ अ मायोफिब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव डैश। तो अगर आपने मसल वाला टॉपिक पढ़ा हो, स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो आपने ये स्ट्रक्चर लाजमी देखा होगा। मसल का जो बेसिक यूनिट होता है वो कहलाता है सार्कोमेयर। तो ये सार्कोमेयर का बेसिक स्ट्रक्चर है। सार्कोमेयर जो है वो बारीक बारीक से कुछ स्ट्रक्चर से बनता है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। इसमें से कुछ माइक्रोफिलामेंट ऐसे होते हैं जो थिन होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज एक्टिन, ठीक है। और इनके दरमियान में कुछ माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो थिक होते हैं, दीज आर नोन एज मायोसिन, ठीक है। ये वाले मोटे वाले जो हैं ये मायोसिन है। सार्कोमेयर बेसिकली कहते किसे हैं, ये जो जिगजैग लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इन 2 लाइंस के दरमियान वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सार्कोमेयर। तो ये एक जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है और ये दूसरी जेड लाइन है। तो यही डेफिनेशन है कि सार्कोमेयर वो रीजन है जो 2 सक्सेसिव जेड लाइंस के दरमियान में है। यहाँ तक की बात तो कंप्लीट हो गई। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन कर दूँ इसके अंदर, क्योंकि ये आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर ये जो एक्टिन है और ये जो मायोसिन है ये अरेंज होते हैं इस तरह से कि एक जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया। सिमिलरली ये वाला एरिया जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन नज़र आ रहा है, ये कहलाता है आई बैंड, ठीक है। यहाँ पर ये जो आई बैंड दिया हुआ है ये इसे कहते हैं। फिर एक जगह ऐसी है जहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरा हिस्सा कि जिसके अंदर ये दोनों नज़र आते हैं ये कहलाता है ए बैंड। और फिर एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज एच जोन। बस फिलहाल ये याद रख लें क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा कि जिसके अंदर इनसे रिलेटेड बात है। ओके, द सार्कोलीमा, सार्कोलीमा, लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। जैसे कि आपके सेल की मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है प्लाज्मा लीमा। तो सार्को का वर्ड यूज़ किया जाता है मसल के लिए, तो मसल की मेम्ब्रेन को कह रहे हैं सार्कोलीमा। अब सार्कोलीमा जो है वो कह रहे हैं कि अंदर की तरफ फोल्ड होती है और ट्यूब्स का एक सिस्टम बनाती है, उसका नाम पूछा है इन्होंने। तो बहुत आसान सी बात है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं या ये जो ट्यूब्स हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं अंदर की तरफ। तो इनका फंक्शन तो बड़ा आसान है कि मेम्ब्रेन को जो भी मैसेज मिलेगा, मैंने आपको बताया कि अगर ये मसल की लेयर है या मसल की मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर आकर ये ख़त्म होता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन आकर ख़त्म होगा और ये आकर मैसेज देगा। जैसे ही मैसेज यहाँ तक पहुँचेगा ये जो बैग्स हैं इनमें से केमिकल निकलेगा और वो केमिकल आकर बैठेगा इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे। अब इस न्यूरॉन से इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मसल के अंदर जा रहे हैं, ये इनका नाम पूछा है आपसे। सो दीज आर ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स, इन्हें टी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, टी फॉर ट्रांसफर्स। काम क्या है इनका? इनका काम ये है कि जो मेम्ब्रेन को मैसेज मिला है उसे डीप पहुंचाना अंदर तक। ये अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पे तो ये ऊपर जो है ये मसल की मेम्ब्रेन है और मसल से ये जो ये वाले स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं अंदर जाते हुए ये बेसिकली टी ट्यूब्यूल्स हैं।
और इनका फंक्शन सिंपल सा है कि जो मैसेज यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है मसल की मेम्ब्रेन पे, उसे अंदर तक लेके जाना ताकि सारे मसल फाइबर्स तक मैसेज पहुँच जाए। एक बार जब मसल अंदर तक चला जाता है तो फिर इसी के साथ, इसी टी ट्यूब्यूल के साथ, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम जमा होता है, तो फ़ौरन से कैल्शियम के दरवाजे, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे खुल जाते हैं और कैल्शियम इससे बाहर आता है और एक्टिन और मायोसिन को बाइंड करवा देता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं और इनका फंक्शन पूरे मसल फाइबर के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। तो इसके लिए आपको दोबारा मैंने स्ट्रक्चर समझाना है मसल फाइबर का। तो हमने सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर पहले भी देखा था, मैं दोबारा बनाता हूँ सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर। यह हमारे पास जेड लाइन है, ये दो जेड लाइंस के दरमियान का जो एरिया होता है वो सार्कोमेयर कहलाता है। ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये भी थिन फिलामेंट है, और इसके दरमियान में हमारे पास मौजूद है ये थिक फिलामेंट, ठीक है, ये एक और मौजूद है थिक फिलामेंट। तो ये थिन फिलामेंट जो है ये एक्टिन कहलाते हैं और थिक फिलामेंट जो है ये मायोसिन कहलाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस एरिया को देखूं और इस एरिया को देखूं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फिलामेंट मौजूद है जिसे मैं एक्टिन कहता हूँ। तो ये वाला एरिया लाइट नज़र आता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है आई फॉर आइसोट्रोपिक। ये थोड़ा सा लाइट नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये आई बैंड कहलाता है या आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है, ये इतना हिस्सा। और इसके दरमियान का जो हिस्सा है, इन दोनों आइसोट्रोपिक बैंड के दरमियान का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये डार्क नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह के फिलामेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो तरह के फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट भी है और थिक भी है, थिन फिलामेंट भी है और थिक भी है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से ये एरिया डार्क नज़र आता है, ये कहलाता है ए बैंड। और इसके बाद आपको एक एरिया नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बीच वाला एरिया, यहाँ पर दो तरह के फिलामेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का फिलामेंट है, तो ये एरिया कहलाता है एच जोन। दिस एरिया इज कॉल्ड एच जोन। अच्छा, ये वो कंडीशन है मसल की जिसे आप कहते हैं रिलैक्स स्टेट। अब जब इस मसल को मैसेज मिलेगा और मैसेज मिलने के बाद आपको पता है वो मैसेज टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के ज़रिए मसल फाइबर के अंदर जाएगा, फिर उसमें से कैल्शियम रिलीज़ होंगे और फिर कैल्शियम रिलीज़ होने के बाद एक्टिन और मायोसिन के दरमियान बॉन्ड ब्रिज बनेगा, जिसकी वजह से ये जेड लाइन और ये जेड लाइन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। जब भी तो सार्कोमेयर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब सार्कोमेयर का साइज छोटा होगा। ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं ये स्लाइड करके आएंगे किसकी तरफ? मायोसिन फिलामेंट की तरफ। दोनों तरफ से जो मूवमेंट होगी वो सेंटर की तरफ होगी, यहाँ से भी मूवमेंट इस तरफ होगी और यहाँ से भी मूवमेंट इस तरफ होगी। तो आपको ये जो एरियाज़ हैं इनके दरमियान कुछ चेंज नज़र आएगा, इनके अंदर कुछ चेंज जो है वो आपको नज़र आएगा। वो चेंज पूछा गया है कि बैंड्स के अंदर क्या चेंज आता है। तो अब हमें एक और डायग्राम बनानी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट की हो। तो ये हम बना लेते हैं, बीच में मायोसिन, ठीक है, ये उतना का उतना ही है, ये एक और मायोसिन हो गया। अच्छा, अब की बार मैंने कहा कि एक्टिन जो है वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे, तो पहले जितना डिस्टेंस था अब उतना डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये एक्टिन जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, ठीक है, ये वाले एक्टिन भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए क्योंकि ये दोनों तरफ से सेंटर में मूव कर रहे थे। अच्छा, इसको यहाँ बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मौजूद है जेड लाइन, ठीक है, ये जेड लाइन मौजूद है इधर भी और इधर भी। अब अगर आप गौर करें तो हुआ क्या है यहाँ पे हुआ ये है कि पहले जो ये आई बैंड था ये इतना बड़ा था, ठीक है, अब ये जो आई बैंड है ये आपको छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इतना सा रह गया आई बैंड, ये आई बैंड का साइज़ जो है ये छोटा हो गया, ठीक है, इधर का आई बैंड जो है ये भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि एक्टिन जो है वो मायोसिन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब बहुत थोड़ा सा एरिया है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मौजूद हो। तो दोनों जेड लाइन्स एक दूसरे के करीब आ गई हैं, सार्कोमेयर छोटा हो रहा है, जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ रही हैं। जो आई बैंड हैं, दोनों तरफ के आई बैंड, वो साइज़ में क्या हो गए हैं? साइज़ में छोटे हो गए। लेकिन जो ए बैंड है
वो उतना का उतना ही है। क्यों? क्योंकि ए बैंड पहले भी इतना ही था जितना मायोसिन है, और ए बैंड अब भी उतना ही है जितना मायोसिन है। तो ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड छोटा होता है, लेकिन ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड जो हमारे पास सेंटर वाला जोन है, एच जोन, ये एच जोन जो है ये भी छोटा हो जाता है, क्योंकि पहले जो एरिया था एच जोन वाला, वो एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था वो बड़ा था। अब अगर आप देखें तो एच जोन वाला एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है ये छोटा हो गया है। तो ये चेंजेस आते हैं, आई बैंड छोटा हो रहा है, ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एच जोन जो है वो छोटा हो रहा है, जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एंड दैट इज हाउ सार्कोमेयर छोटा होता है। तो जब मसल फाइबर को मैसेज मिलता है नर्वस सिस्टम से तो क्या चेंजेस आते हैं? तो पहला लिखा हुआ है आई बैंड शॉर्टन्स, यही हमारा आंसर है, आई बैंड छोटा होता है। जेड लाइंस मूव अपार्ट, ये कह रहा है जेड लाइन एक दूसरे से दूर जाती है, बिल्कुल गलत है, जेड लाइंस मूव टुवर्ड ईच अदर। एच जोन बिकम मोर विजिबल, बिल्कुल नहीं, एच जोन छोटा हो जाता है। ए बैंड शॉर्टन, बिल्कुल नहीं, ए बैंड सलामत रहता है, जितना था उतना ही रहता है। तो बेसिकली हमारा आंसर जो है वो ए है कि आई बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर छोटा हो जाता है। नाउ इफ लैक्टिक एसिड बिल्ड्स अप थाई मसल्स, इन द थाई मसल्स, यानी जो रान के मसल्स हैं, इट सीजेस नहीं है, ये कॉजेज है, इट कॉजेज मसल टायर्डनेस एंड पेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो बहुत आसान सी बात है। देखिए भाई, जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले उसके लिए आता है मैसेज, जैसे मैंने बताया कि न्यूरॉन के जरिए आएगा, नर्व इम्पल्स कहते हैं इसे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है कैल्शियम, जो कि मसल के अंदर जमा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही मैसेज आता है कैल्शियम रिलीज हो जाता है। कैल्शियम के बाद जो तीसरी चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी मिलती है एटीपी से। आपके मसल के पास एटीपी मौजूद होता है, और एटीपी जो है ये कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करता है। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ये जो एटीपी बनता है ये ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज गुजरता है ग्लाइकोलाइसिस से, फिर क्रेब्स साइकिल से, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और फाइनली उसकी एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, ये जो क्रेब्स साइकिल है या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये एरोबिक प्रोसेसेस होते हैं। तो ये एरोबिक प्रोसेस के नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होता है एटीपी का। इन केस अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन उसके नतीजे में एनर्जी जो होती है वो कम प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके नतीजे में एटीपी तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लूकोज जब टूट जाता है तो उसके साथ जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे हम जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज टूटता है एनारोबिकली, एनिमल्स के अंदर अगर ग्लूकोज जो है वो विदाउट ऑक्सीजन टूटेगा तो बनता है लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो ये मसल्स के अंदर जमा हो जाता है एंड इट कॉजेज पेन। ये कंडीशन कहलाती है मसल फटीग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप मुसलसल मसल्स का इस्तेमाल करते रहें, फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आपने खुद नोट किया होगा अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई वेट उठाते हैं तो एक वक्त के बाद आपके मसल के अंदर दर्द होने लगता है। क्यों? बिकॉज इनिशियली तो ऑक्सीजन जो है वो इनफ होती है कि ग्लूकोज एरोबिकली टूटता है और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो ग्लूकोज एनारोबिकली टूटने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा मसल में जमा होता जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो मसल में पेन होने लगेगा और टायर्डनेस, थकावट होने लगेगी और आप उस मसल से काम नहीं कर सकेंगे। ये कंडीशन कहलाती है मसल फटीग। इसके बाद क्या होगा, आप उस मसल से काम करना छोड़ देंगे और ब्रीद इन करेंगे। जब आप सांस अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, ये ऑक्सीजन जाके इस लैक्टिक एसिड को वॉश आउट करेगी, इस लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देगी। जितना अमाउंट ऑक्सीजन का चाहिए लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए वो अमाउंट कहलाता है ऑक्सीजन डेट। इसके अलावा बाकी दो ऑप्शंस क्या हैं, ये दोनों जो हैं टेटनी और क्रैम्प्स, ये दोनों एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। टेटनी क्या होता है? टेटनी के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये मेनली होती है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है तो न्यूरॉन्स जो है ना, ये अभी आपको समझ नहीं आ गया, थोड़ा डिटेल है। कैल्शियम के लो होने से जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत तेज़ी से मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका अगर हाथ है तो आप क्या करें, अभी अपने हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको बंद करें, यानी मुट्ठी बंद करें और फिर उसे खोलें, फिर बंद करें, फिर उसे खोलें।
तो आपके मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और फिर रिलैक्स भी कर रहे हैं। जब मैसेज आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मैसेज नहीं आता तो वो रिलैक्स करते हैं, ऐसा ही है। टेटनी के अंदर क्या होता है, अब अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, आप रिलैक्स करने जा रहे थे, दोबारा मैसेज आ गया, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर रिलैक्स करने जा रहे थे, फिर एक और मैसेज आ गया, तो बेसिकली मसल्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रह जाते हैं। ये कंडीशन कहलाती है टेटनी, और ये मेनली होता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कैल्शियम की कमी की वजह से खून के अंदर। क्रैम्प्स जो हैं ये बहुत सारी रीजंस की वजह से होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से, बॉडी में पानी की कमी हो जाए अगर, या ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, लो ग्लूकोज अगर हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो जाए, तो इन तमाम, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर हो, तो इन तमाम रीजंस की वजह से जो है वो क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स के अंदर भी जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, और थोड़ा सा वाइब्रेशन सी फील होती है। आपने अगर नोटिस किया हो कभी, अगर बहुत ज़्यादा खेले हो या बहुत ज़्यादा भागे हो, तो आपको महसूस होता है कि आपके पैरों के मसल्स जो हैं वो खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो बेसिकली क्रैम्प्स होते हैं, जिसमें मसल्स जो हैं वो हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनके मसल्स के फाइबर्स जो हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बिना उनके कॉन्ट्रैक्ट करवाए। तो ये एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। ओके, थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी, थायरॉक्सिन कहते हैं T4 को, ये थायराइड का हार्मोन है, हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी अगर एडल्ट के अंदर हो तो क्या कंडीशन हो जाती है भाई, तो देखें डेफिशिएंसी जब भी होगी तो उसे हम नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का। थायराइड के हार्मोन अगर कम हो जाएं तो हम उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन इसके लिए दो अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चों के अंदर अगर थायराइड के हार्मोन की कमी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिटिनिज्म, और बड़ों के अंदर अगर थायराइड के हार्मोन्स की कमी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मिक्सिडीमा। अब ये जो थायराइड के हार्मोन्स हैं ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर थायराइड के हार्मोन्स की कमी होगी तो ना तो उसकी प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो सकेगी और ना उसकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो सकेगी। तो बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके अलावा इन बच्चों के जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से हार्ड से फीचर्स होते हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कोर्स फेशियल फीचर्स, मैं दिखाऊंगा अभी। तो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, जबकि अगर किसी एडल्ट के अंदर, आपके अंदर या मुझ में, अगर क्योंकि हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी है, फिजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, अगर हमारे अंदर थायराइड के हार्मोन्स की कमी हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म तो कहेंगे, लेकिन उसके लिए खास वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है मिक्सिडीमा। अब मिक्सिडीमा के अंदर वो सिम्टम्स आएंगे जो थायराइड के हार्मोन ज़्यादा होने के ऑपोजिट होते हैं। जब थायराइड के हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो जब कम हो जाएंगे थायराइड के हार्मोन तो हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। अब ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब मेटाबॉलिज्म कम हो गया, हीट जनरेट नहीं हो रही, तो पेशेंट को क्या लगने लगेगी, पेशेंट को सर्दी लगने लगेगी। हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है, यानी थायराइड के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जबकि इस पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर में भी सर्दी लगेगी, क्योंकि इसके अपने अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये हो जाते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, इनमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, इनसे ज़रा सी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर वेट गेन होता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ये जो खा रहे हैं वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो जमा होता जाता है। इनका हार्ट रेट जो है वो स्लो होता है, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मेंटली डिप्रेस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं मिक्सिडीमा के अंदर या एडल्ट के अंदर जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अच्छा, मैंने आपको दिखाना था कि क्रिटिनिज्म किसे कहते हैं। क्रिटिनिज्म के अंदर बच्चों के फेशियल फीचर्स कैसे होते हैं। तो ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये फेशियल फीचर्स जो हैं ये कोर्स फेशियल फीचर्स हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका प्रोमिनेंट बल्जिंग जो है वो फोरहेड होता है। इसके अलावा इनकी नोज़ जो है ये डिफरेंट तरह की होती है। इसके अलावा जो है लिप्स जो हैं इनके वो लार्ज होते हैं। इसके ये देखें, लिप्स जो हैं ये लार्ज हैं। इसके अलावा टंग जो है इनकी जो है वो लार्ज होती है। तो ये फीचर्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं कोर्स फेशियल फीचर्स। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बच्चे होते हैं, जिस बीमारी को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, यानी बचपन में अगर थायराइड के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो तो फेशियल फीचर्स इस तरह के हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास दे सीक्रेट अ हार्मोन नोन एज। तो ये हमारे पास एब्डोमेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, ठीक है।
ये लीफ लाइक एक ग्लैंड है, दिस इज़ नोन एज पेनक्रियाज, ठीक है, इससे ये डक्ट निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, अब ये जो पेनक्रियाज है ये दो तरह का ग्लैंड है, एक ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये दोनों तरह का ग्लैंड है। अगर आपको नहीं पता एक्सो और एंडो में क्या फ़र्क होता है तो मैं बता देता हूँ। हर वो ग्लैंड के जिसके पास एक ट्यूब हो, एक पाइप हो, वो जो कुछ भी बनाए वो इस पाइप के जरिए आगे भेजे, वो कहलाता है एक्सोक्राइन। और वो ग्लैंड के जिसके पास इस तरह का पाइप नहीं होता, ये जो कुछ भी बनाता है वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है, ये ग्लैंड कहलाता है एंडोक्राइन। तो इसका कुछ मेन पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है और इसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन है। तो मैं किसी और कलर से बनाता हूँ इसका एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है। सपोज ये सेल्स हैं या ये सेल्स हैं, ठीक है, या ये सेल्स हैं, ये एंडोक्राइन है और बाकी सारा रेड कलर का जो है ये एक्सोक्राइन है। अच्छा, अब ये जो एंडोक्राइन है इसकी यहाँ पर बात हो रही है, इसे कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन कॉमनली नोन एज इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। इंसुलिन जो है ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है, यानी जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्लड के अंदर डाइजेस्ट होकर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है, तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में रहेगा तो ये नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। तो इंसुलिन आता है और इस ग्लूकोज को ले जाकर डिपॉजिट करवा देता है सेल्स के अंदर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, यानी नॉर्मल पे ले आता है। जब आप खाना नहीं खा रहे, इस वक्त भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो जो ग्लूकोज था, जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को जमा करवा के बना दिया था ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज की लंबी सी चेन होती है, तो इस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ के ग्लूकोज बनवाना ये ग्लूकागॉन की जिम्मेदारी होती है, ताकि बॉडी को जो है वो मुसलसल ग्लूकोज मिलता रहे। तो फिलहाल इन्होंने पूछा अल्फा सेल्स के बारे में, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। अगर ये बीटा सेल्स के बारे में पूछे तो बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। गैस्ट्रिन जो है ये बेसिकली स्टमक से ही रिलीज होता है, और गैस्ट्रिन का काम होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमक से रिलीज होता है उसका लेवल बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, आपने खाना खाया लेकिन आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो इतना नहीं है कि खाने को डाइजेस्ट कर सके, तो स्टमक के सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जाता है कहाँ पे? ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद घूम के वापस आता है किसके पास? स्टमक के सेल्स के पास, और उनको बोलता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ किया जाए ताकि डाइजेशन हो सके। इसके बाद है रेनिन। रेनिन आता है हमारे पास किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उन नेफ्रॉन्स का जो स्टार्टिंग एरिया होता है, जहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है, वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो हैं ये रिलीज़ करते हैं रेनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज, देखें एक्स लिंक का मतलब है कि जिसकी जीन लगी हो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं इंसानों में, और मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और 1 वाई। तो अगर इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन लगी हुई है तो ये कहलाएगा एक्स लिंक्ड। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा कैरेक्टर कि जो तब अपने आप को शो करेगा जब दोनों अलील्स जो हैं वो सेम हो और रिसेसिव वाली हों। रिसेसिव का मतलब ये होता है जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को, या जो अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का मतलब जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है, यानी ये अपने आप को अकेले शो नहीं कर सकता, एक अलील के साथ अपने आप को शो नहीं कर सकता, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को शो नहीं कर सकता, और एक्स लिंक का मतलब इसकी जीन लगी हुई है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को हटा दें, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस का ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम से या सेक्स क्रोमोसोम से नहीं होता। सिमिलरली विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है इसका ताल्लुक भी एक्स क्रोमोसोम से नहीं होता, इसका ताल्लुक ऑटोसोम से होता है। ये हमारे जो 44 क्रोमोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, इसका ताल्लुक उनसे होता है, तो इसका ताल्लुक भी सेक्स क्रोमोसोम से नहीं है। अब ये जो बाकी 2 बच गई हैं इनका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम से है, और ये दोनों लगी होती हैं एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन इसमें से ये वाली जो है हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो फॉस्फेट के लेवल्स होंगे ब्लड में वो लो होंगे, ये एक्स लिंक तो है लेकिन ये रिसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट है। इसका मतलब इसकी अगर एक जीन भी होगी तो ये अपने आप को शो कर देगी। तो लास्ट हमारे पास जो बच गई वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक तरह के सेल्स काम करते हैं जिनका नाम है प्लेटलेट्स, और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें काम करती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स।
उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है, 13-14 के करीब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। उनमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर जो यूजुअली मिसिंग होता है उसका नंबर है 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये बनाने वाली जीन लगी होती है एक्स क्रोमोसोम पे। तो हमारे पास ये नॉर्मल वाली है जिसके अंदर हीमोफीलिया होगा, उसके पास ये जीन ख़राब वाली होगी जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगी या एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगी जो सही से अपना काम नहीं करेगा। तो पेशेंट का ब्लड जो है वो किसी भी इंजरी के बाद क्लॉट नहीं होगा और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो मेल्स जो है ना, चूंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है तो मेल्स की 2 कंडीशन होती हैं। सपोज कर लें हम नॉर्मल वाली जो अलील है यानी जो आप में और मुझ में है जिनको हीमोफीलिया नहीं है उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एच से, और जो हीमोफीलिया करवाने वाली है उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल एच से। तो मेल्स की सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसके पास कैपिटल एच होगा तो ये मेल नॉर्मल होगा, या उसके पास स्मॉल एच होगा और इस मेल को क्या होगा, इस मेल को हीमोफीलिया होगा। ठीक है। फीमेल की 3 कंडीशन हो सकती हैं, चूँकि इनके पास 2 एक्स होते हैं तो या तो फीमेल के पास दोनों नॉर्मल वाली जीन्स होंगी तो ये फीमेल नॉर्मल होगी, या इसके पास दोनों हीमोफीलिया वाली होंगी तो इस फीमेल को हीमोफीलिया होगा। और तीसरी कंडीशन है कि इसके पास एक हीमोफीलिया वाली हो और एक नॉर्मल वाली और एक हीमोफीलिया वाली। अच्छा, ये फीमेल होगी नॉर्मल यानी इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन इसको हम नाम देते हैं कैरियर का। शी इज़ कैरियर, शी इज़ नॉर्मल कैरियर, यानी इसके अपने अंदर तो अलामात नहीं है लेकिन इसके पास एक ख़राब जीन मौजूद है और इसकी आने वाली नस्ल में इसके बच्चों के अंदर चांसेस हैं कि हीमोफीलिया जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आप गौर करें तो ये फ़ीमेल भी नॉर्मल है और ये फ़ीमेल भी नॉर्मल है, यानी इसके अंदर भी कोई अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 2:1, यानी 2 टाइम्स फीमेल नॉर्मल है और 1 टाइम जो है वो फीमेल डिजीज़ है, 1 टाइम फीमेल को हीमोफीलिया हो रहा है। यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है, 1:1। ठीक है, 1:1, यानी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 50-50 है। 50% जो है वो मेल नॉर्मल होंगे, 50% जो मेल है वो हीमोफीलिया वाले होंगे, और कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि 66% चांसेस है कि फीमेल नॉर्मल हो और 33% चांसेस है कि फ़ीमेल में हीमोफीलिया हो। तो मेल्स के अंदर हीमोफीलिया जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फ़ीमेल को हीमोफीलिया होने के लिए दोनों अलील्स, दोनों जीन्स चाहिए सेम वाली, दोनों रिसेसिव अलील्स चाहिए, जबकि मेल को हीमोफीलिया होने के लिए सिर्फ एक रिसेसिव अलील भी काफ़ी है। दैट इज़ वाई हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल्स।